इसराइल के प्रधानमंत्री की कुर्सी खतरे में है। जी हाँ, ये बात मैं कोई अति उत्तेजना में या हवा हवाई में नहीं कह रहा हूँ, बल्कि अभी आपको समझ आ जाएगा कि मैं बात क्यों कह रहा हूँ और किस तरह नेतन्याहू बुरी तरह फंसे हुए हैं। नेतन्याहू के सामने एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति पैदा हो गई है। तो दरअसल हुआ कुछ यूं है कि जब 15 जनवरी को इसराइल की कैबिनेट ने गजा में सीजफायर को मंजूरी दी, उसके बाद ही इसराइल के दक्षिणपंथी नेता इतमार बिन गिविर ने नेतन्याहू की सरकार से इस्तीफा दे दिया। और केवल इतमार बिन गिविर ही ने ही इस्तीफा नहीं दिया है, बल्कि दो और फार राइट कट्टरपंथी यहूदी नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि इतमार बिन गिविर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एक कट्टर यहूदी नेता हैं। वो फलस्तीनी लोगों के अधिकारों के सख्त खिलाफ है। वो केवल यहूदी बस्ती यहूदी बस्ती यहूदी बस्ती इसी की बात करते रहते हैं। उनका बस चले तो वो वेस्ट बैंक, बैतुल्लहम और गजा से फलस्तीनियों को खुरच कर फेंक दे। वो इस तरह के आदमी हैं। वो ज्यू सेटलमेंट के खुले समर्थक हैं। यही वजह है कि वो वेस्ट बैंक के एक ऐसे इलाके में खुद रहते हैं जहां यहूदी सेटलमेंट रहते हैं। ज्यू सेटलमेंट दरअसल एक ऐसी यहूदी बस्ती को कहते हैं जो फलस्तीनी मुसलमानों की ज़मीनों पर ज़बरदस्ती कब्जा करके बनाई जाती है, जिसको यूनाइटेड नेशंस और दुनिया के दूसरे देश गलत मानते हैं। लेकिन इसराइल के कट्टरपंथी लोग इसको सही ठहराते हैं। और कई बार इसी कब्जा करने के चक्कर में आपने देखा होगा कि फलस्तीनी मुसलमानों और यहूदी सेटलर्स के बीच खूब झड़प भी देखने को मिलती है। तो इतमार बिन इसी गैर कानूनी बस्ती में एक गैर कानूनी घर के अंदर खुद रहते हैं। वो कहते रहे हैं कि जब गजा में जंग खत्म हो जाएगी तो वहां पर यहूदी बस्तियां बनाना चाहिए। वो कई बार अल-अक़सा मस्जिद में भी जा चुके हैं, जिसकी वजह से वहां का माहौल खूब खराब हुआ है। उन पर नस्लवाद का समर्थन करने के लिए 8 बार उन्हें दोषी भी ठहराया गया है। वो एक पार्टी के मुखिया हैं। उनकी पार्टी का नाम आत्मा यहूदित है। दरअसल 2012 में पार्टी बनाई गई थी और फिलहाल इस पार्टी के पास कैनेसेट की 120 में से 6 सीटें हैं। तो इतमार बिन गिविर एक फार राइट विंग के नेता हैं। तो इस तरह वो शुरू से ही इस बात को कहते रहे हैं कि अगर नेतन्याहू की सरकार ने हमास के लोगों से समझौता किया तो वो उनकी सरकार से इस्तीफा दे देंगे। और आखिरकार वही हुआ। उन्होंने नेतन्याहू की सरकार से खुद को अलग कर लिया। हालांकि उन्होंने कहा कि वो सरकार को गिराने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि नेतन्याहू की सरकार को चलने देंगे। दरअसल आपकी जानकारी के लिए ये बता दें कि इसराइल में जो पार्लियामेंट है उसको कैनेसेट कहते हैं और उसमें कुल 120 सीटें होती हैं और वहाँ बहुमत का आंकड़ा 61 होता है। लेकिन इसराइल के इतिहास में आज तक किसी भी पार्टी को वहाँ 61 सीटें अब तक नहीं मिल पाई हैं। यूँ कहें कि किसी भी पार्टी ने बहुमत से सरकार नहीं बनाई और हमेशा से ही इसराइल की सरकारें गठबंधन यानी कॉलिशन की सरकारें रही हैं और इस बार भी यही हाल है। लिकुद पार्टी के पास सबसे ज़्यादा सीटें ज़रूर हैं, जिसके नेता बेंजामिन नेतन्याहू हैं, लेकिन उनके पास भी केवल 32 सीटें ही हैं और ये बहुमत के आंकड़े से 29 सीटें कम हैं। तो जाहिर है कि उन्हें कॉलिशन की सरकार चलानी पड़ रही है। आपको बता दें कि लिकुद पार्टी की बुनियाद 1973 में मेनाहेम बेगिन ने रखी थी, जो कि इसराइल के प्रधानमंत्री भी रहे थे। तो खैर, लिकुद पार्टी फिलहाल अकेले दम पर सरकार नहीं चला सकती। इसके साथ 6 और पार्टियां मिलकर सरकार चला रही हैं। इसलिए नेतन्याहू को जब भी कोई फैसला लेना होता है तो उन्हें दाएं और बाएं जरूर देखना पड़ता है। दोस्तों, आपको बता दें कि 2022 में इसराइल में चुनाव हुए थे और तब इतमार बिन गिविर ने धार्मिक पार्टियों के साथ मिलकर गठबंधन किया था और उस गठबंधन का नाम था रिलीजियस ज़ायनिस्ट पार्टी अलायंस और उस गठबंधन ने कुल 14 सीटें जीती थी, जिनमें 6 सीटें अकेले बिन गिविर की पार्टी ही ने जीत ली थी। तो जिस तरह की छवि बिन गिविर की है, उसकी वजह से जब वो नेतन्याहू की सरकार में शामिल हुए थे तब नेतन्याहू की जमकर आलोचना की गई थी। लेकिन नेतन्याहू को कुर्सी चाहिए थी और वो मिल गई थी। आलोचना तो होती ही रहेगी, लेकिन अब जबकि बिन गिविर ने इस्तीफा दे दिया है तो नेतन्याहू के लिए दिक्कत खड़ी होने वाली है। दरअसल इसराइल के एक प्रमुख अखबार यरूशलेम पोस्ट में एक लेख छपा हुआ है, जिसकी हेडलाइन ये है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, बेन गिविर फॉलोज नेतन्याहूज 2005 स्ट्रेटजी। इसका मतलब आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं तो इसका मतलब यह है कि 2005 में एरियल शेरोन इसराइल के प्रधानमंत्री थे। तब उन्होंने गजा से निकलने का फैसला किया था, क्योंकि उस वक्त भी गजा में इसराइल की फौजें थी। और तब आज से 20 साल पहले नेतन्याहू ने इसी तरह एरियल शेरोन की सरकार से इस्तीफा दे दिया था, जिस तरीके से आज बिन गिविर ने दिया है। और उन्होंने कहा था कि गजा आतंकियों का अड्डा बनता जा रहा है और हमें गजा से नहीं निकलना चाहिए। तब नेतन्याहू एरियल शेरोन के सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर के पद पर थे और अब जबकि नेतन्याहू इसराइल के प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने गजा से निकलने का फैसला किया है, तो ठीक उसी तरह इतमार बिन गिविर ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और यही बात कही है कि हमें गजा से नहीं निकलना चाहिए था। तो कौन जाने कल को बिन गिविर भी नेतन्याहू की तरह प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इसलिए लिखा है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, बेन गिविर फॉलोज नेतन्याहूज 2005 स्ट्रेटजी, यानी इतिहास खुद को दोहराता है। बेन गिविर ने नेतन्याहू का रास्ता अपनाया है, जिस तरह 2005 में नेतन्याहू ने किया था। तो इतमार बिन गिविर अब जबकि इस्तीफा उन्होंने दे दिया है और उन्होंने सरकार गिराने की कोशिश से भी इनकार कर दिया है, तो ऐसे में हमने जो शुरू में आपसे कहा था कि नेतन्याहू की सरकार गिर सकती है, तो ये कैसे होगा। तो इसका जवाब यह है कि अगरचे बिन गिविर के जाने से सरकार नहीं गिरने वाली है, लेकिन एक दूसरे नेता हैं जिनका नाम है बेजलेल स्मोट्रिक, जिन्होंने नेतन्याहू से कह दिया है कि अगर सीज फायर के पहले मरहले के बाद
दोबारा से गज़ा में लड़ाई शुरू नहीं की गई तो वो गठबंधन से हट जाएंगे। देख रहे हैं ना, एक के बाद एक गठबंधन से हटने के लिए धमकियां दे रहे हैं। एक तो हट गए, दूसरे की एक कंडीशन के साथ हटने की धमकी दे रहे हैं। और बेजलेल के पास 7 सीटें हैं और अगर बेजलेल स्मोट्रिक ने इस्तीफा दे दिया तो नेतन्याहू के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं बचेगा और यह सरकार गिर जाएगी। अब आप कह सकते हैं कि नेतन्याहू अपनी सरकार बचाने के लिए पहले मरहले के बाद दोबारा लड़ाई शुरू कर सकते हैं, तो इसका जवाब यह है कि वो ऐसा नहीं कर सकते और इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस समय लड़ाई के मूड में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को इस बार नोबेल प्राइज फॉर पीस के लिए दावेदार समझ रहे हैं और वो तभी मुमकिन हो सकता है जब वो मिडल ईस्ट में जंग को ना होने दें। और इसके लिए ट्रंप को न केवल ईरान को समझाना होगा बल्कि उन्हें सऊदी अरेबिया को भी समझाना होगा। लेकिन प्रैक्टिकल बात यह है कि सऊदी अरेबिया इस बात के लिए तैयार नहीं होगा कि गजा में जंग भी हो और वो इजराइल के साथ पीस डील भी कर ले। ऐसा नहीं होने वाला है और ये बात नेतन्याहू को भी पता है कि अगर वो लड़ाई के लिए जिद करेंगे तो उधर ट्रंप नाराज हो जाएंगे और अगर जंग नहीं करेंगे तो इधर बेजलेल स्मोट्रिक और इतमार बेन गिविर ये दोनों साथ छोड़ देंगे। तो इस वक्त नेतन्याहू बुरी तरह फंसे हुए हैं और उनके लिए एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति है और वो ट्रंप को नाराज नहीं कर सकते हैं। और अगर ट्रंप के हिसाब से चलेंगे तो जाहिर है कि इधर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ये दोनों साथ छोड़ जाएंगे। जी हाँ, जिस तरह हमारे देश में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू हैं, उसी तरह वहाँ भी एक नीतीश कुमार हैं तो दूसरे चंद्रबाबू नायडू हैं। यानी जिस तरह हमारे यहाँ एक के चले जाने से सरकार नहीं गिरेगी, लेकिन अगर दोनों चले गए तो सरकार गिर जाएगी, ठीक इसी तरह वहाँ भी है। अगर एक व्यक्ति चला गया तो सरकार नहीं गिरेगी, लेकिन अगर बेजलेल स्मोट्रिक ये भी चले गए सरकार गिर जाएगी। तो ये है नेतन्याहू की परेशानी। दोस्तों, हमने आपको बहुत आसान भाषा में इनकी पूरी परेशानी समझा दी, बता दिया और हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये जो तज्जिया है, हमारी ये जो बात है आपको पसंद भी आई होगी और आपको समझ में भी आया होगा। दोस्तों, अगर पसंद आया हो, समझ आया हो तो प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए और नेतन्याहू के बारे में आप प्लीज़ 2 शब्द ज़रूर लिखिए, क्योंकि हम समझें कि दरअसल नेतन्याहू के बारे में आप लोगों की क्या राय है। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।